अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बारिशों से होने वाली तबाही की। तो पंजाब में हालिया मॉनसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। शदीद बारिशों से मुख्तलिफ अजला में अचानक सैलाबी सूरत पैदा हो गई जिसने निज़ाम में जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। पोठोहार रीजन में छोटे डैम्स उबल पड़े हैं। धराबी के मकाम पर भी डैम टूटने से रेला आबादी में दाखिल हो गया है। तलागंग में फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि कटास राज मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी पानी ही पानी है और वो पानी में डूब चुका है, जबकि मुतासरा इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी इस वक्त जारी हैं। 18 घंटे की लगातार बारिश से रावलपिंडी भी डूब गया है और इसके साथ साथ पानी के रेले आबादियों में दाखिल हो रहे हैं, जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं। पानी के रेले कई गाड़ियां भी इसके साथ साथ बहा ले गए हैं। कमर अब्बास हमारे साथ होंगे चकवाल से, उनसे सूरत हाल जानेंगे कि चकवाल की क्या सूरत हाल है, अब तक कितनी मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और तबाहकारियां कितनी हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, पिछले 2 रोज से जारी बारिशी सिलसिला जो कि कुछ घंटे पहले चकवाल में ख़त्म हो चुका था, अभी इस वक्त दोबारा बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चकवाल शहर में रिकॉर्ड की गई थी और चकवाल की तमाम तहसीलों में एक सैलाबी मंजर था। और अगर मैं आपको बताता चलूँ तो चकवाल और चकवाल की तमाम तहसीलों में सैलाबी रेले ने एक काफ़ी ख़तरनाक हद तक नुकसान भी पहुँचाए थे, लेकिन अब से कुछ घंटे पहले जो बारिश का सिलसिला था वो रुक चुका था। लेकिन अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलर कार में। यहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कलर कार झील के एरिया में अभी दोबारा जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम लोग गुज़िश्ता रोज़ की बात करें तो जो जितने भी इदारे थे, जिसमें रेस्क्यू 1112, उसके साथ ज़िला इंतज़ामिया चकवाल और बाकी जितने इदारे थे वो काफ़ी हमें मुतहरक नज़र आए और इसी वजह से जो कम से कम जानी नुकसान है उस तक चकवाल को रखा गया और सही कम से कम जानी नुकसान हुआ है और इंतज़ामिया खासी मुतहरिक नज़र आ रही है। चकवाल में कमर अब्बास हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। सरगोधा की बात कर लेते हैं। सरगोधा की तहसील साहिवाल में दरियाए जहलुम के मकाम पर भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल है और जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने जो है मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तहसील साहिवाल में फ्लड रिलीफ के 3 कैंप्स जो हैं कायम किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शकील खान से। जी शकील, बताइएगा यहाँ पर आप ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं और इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ ज़िला सरगोधा की तहसील साहिवाल में दरिया झेलम लंगर वाले पुल के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ पर इंतजामी की जानब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तहसील साहिवाल में 3 कैंप लगाए गए हैं, जिनमें दादन चौक में कैंप लगाया गया, MC साहिवाल में कैंप लगाया गया, इसके अलावा सियाल शरीफ में कैंप लगाया गया। मैं इस टाइम मौजूद हूँ दादन चौक फ्लड रिलीफ कैंप पर, जहाँ पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, MC की टीमें मौजूद हैं, यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत की जो टीमें हैं वो भी मौजूद है। यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से यहाँ पर बोट्स और लाइफ जैकेट और दीगर जो सामान है वो भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। अगर किसी भी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उससे निपटने के लिए तहसील निज़ामी की जो टीमें हैं वो हर वक्त मुतहर्रिक है। सही, सरगोधा में भी इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। शकील खान हमें तमाम तर सूरत हाल से बता रहे थे। ज़ैनब शहबाज से जानेंगे ओवरऑल पंजाब में क्या सूरत हाल है, कितने हादसात पेश आ चुके हैं और इंतज़ामिया यहाँ पर कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है। क्या बताना इंतज़ामिया का कि आगे क्या सूरत हाल रहेगी। ज़ैनब जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून के तीसरे स्पेल ने मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी है। नॉन स्टॉप इनिंग्स बारिश की जारी हैं। आइंदा चंद दिनों में महकमा मौसमियात ने मजीद भी बारिशों की पेशगोई कर रखी है, लेकिन इन 3 स्पेल ने मानसून के ही जो है वो कई लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पंजाब में अब तक जो हैं कितने अफराद जाँ बहक हुए वो हम आपसे आज तफसीलात शेयर करेंगे। बात करेंगे पंजाब में 24 घंटों के दौरान जो है वो 58 अफराद जान से गए हैं। लाहौर 15, फैसलाबाद 10, उकाड़ा 9, शेखपुरा में 6 अफराद जान से गए हैं, जबकि साहिवाल में 5, पाकपतन और रावलपिंडी में 3, चकवाल में 2, मंडी बहाउद्दीन, कसूर, ननकाना साहब, मियांवाली, जेलम में एक शख्स जो है वो अपनी जान से गया है। लेकिन अगर बात करें मुल्क भर में जो है वो 26 जून से बारिशों का सिलसिला जारी है। मानसून का आगाज हुआ है तो उससे लेके अब तक जो है वो 85 बच्चों समेत 178 अफराद जो हैं वो अपने जान से जा चुके हैं, जबकि पंजाब में जो है वो रेन इमरजेंसी भी नाफिज की गई है, जबकि अभी तक 491 लोग जख्मी हो चुके हैं। मजीद आने वाले दिनों में जो है वो रेस्क्यू की जानिब से, दीगर इदारों की जानिब से शहरियों को यही ज़रूरी हिदायत जारी की जा रही हैं
कि वो मखदूम इमारतों के करीब ना जाएं, नहरों के पास जो है वो ना जाएं, नहाएं मत, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से बच सके। जी सही। तो बारिशों की तबाही इतनी ज़्यादा है कि 178 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 50 तो बच्चे ही हैं। तो काफ़ी तबाहकारियाँ हैं, जानी और माली नुकसानात भी देखने में आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर रेस्क्यू PDM में अमानुल्लाह रिंद साहब। बहुत शुक्रिया अमानुल्लाह साहब आपके वक्त का। कहिएगा, अब तक की जितनी भी मौसमी सूरत हाल रही है, कितने हादसात रूनुमा हो चुके हैं और कितने स्पेल्स आ चुके हैं और मज़ीद कितने स्पेल आने बाकी हैं और क्या क्या खतरात रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जी स्नो टीवी का कि आपने हमें मौका दिया। तो उसमें देखें, जब से ये मानसून का सीज़न शुरू हुआ है तो PDM में जो है ना वो जैसे हमारा मैंडेट है, सबसे पहला मैंडेट ये है कि जी हमने प्रिपेयरनेस पे काम करना है। तो प्रिपेयरनेस के हवाले से जो है ना वो हमने अपनी कंटीजेंसी प्लान जो है ना वो लॉन्च कर दी तमाम स्टेक होल्डर्स को। उसमें गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, इसी तरीके से हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पाक आर्मी है, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन में हमने एक कंटीजेंसी प्लान जो है वो लॉन्च कर दी है। उस कंटीजेंसी प्लान में तमाम जितने डिपार्टमेंट्स हैं, देखिए ये तो ऐसे एक एफर्ट है कि इसमें तमाम जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको हिस्सा लेना पड़ेगा टू मिटिगेट दिस पॉसिबल डिजास्टर्स। तो उसमें हमने ये कंटीजेंसी प्लान ऑलरेडी ऑन फील्ड है। इसके अलावा हमारे डायरेक्टर जनरल साहब जो है ना और फिर चीफ सेक्रेटरी और डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर जो उसको टीम को ऐड कर रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पे जो है ना वो प्रिपेयर्डनेस के हवाले से जो हमारा मोस्ट वल्नरेबल डिवीजन है वो नसीराबाद डिवीजन है, वहाँ पे उन्होंने एक एक्सटेंसिव विजिट किया और प्रिपेयर्डनेस के हवाले से जो है ना तमाम इक़दामात का जायजा लिया। वहाँ का जो यकीनन सर इक़दामात का जायजा भी लिया और आगे भी इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 3 बारिशों के स्पेल्स आ चुके हैं और खासी अच्छी जो हम देख रहे हैं कि बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं और जिसकी तबाहकारियाँ भी बहुत हैं। अलर्ट भी जारी किया गया था। तो आपको लगता है कि तमाम तर कार्रवाइयाँ बर वक्त हुई हैं? अगर ये हादसात जो जितने रूनुमा हो चुके हैं, कार्रवाइयाँ बहुत पहले कर ली जाती तो इनसे बचा जा सकता था? मोहतरमा, यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में जितने फ्लड्स आए हैं 3 स्पेल्स में जो है ना हमारी कैजुअल्टीज़ जो है वो 16 कैजुअल्टीज़ है अनफॉर्चुनेटली। और इसी तरीके से अगर इंजरीज़ को हम देखें तो 8 इंजरीज़ हैं और हमारे हाउस डैमेजेस जो है ना वो कोई 66 हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको वाज़े कहता चलूँ कि जो स्पेल्स आए और जो इनकी इंटेंसिटी थी, ये हमारी वो तैयारी थी जिसकी वजह से ये कम से कम नुकसानात जो है ना बलूचिस्तान में हुए हैं। और आपको ये पता है कि जो हमारे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मोस्टली नसीराबाद डिवीजन में है, तो वहाँ पे ये प्रिपेयर्डनेस का जो सिलसिला है और वहाँ पे जो मिटिगेटिव एफर्ट्स हैं, देखिए डिजास्टर को अगर आपने मिनिमाइज करना है तो उसके लिए पूरे साल जो है ना आपने काम करना है। तो ये PDM में बलूचिस्तान जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ पे ड्रिल एक्सरसाइजेज, मॉक एक्सरसाइजेज, इसी तरीके से देखिए जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इफेक्टिव है वो है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को भी जो हमने बर वक्त जो है इंफॉर्मेशन दी कि किस तरीके से जो है ना वो उनसे बचा जा सकता है। देखिए डिजास्टर से तो आना है लेकिन बचाव के तरीके तो फिर उसमें कम से कम डैमेजेस, तो हमें जो इस वक्त रिफ्लेक्शन आ रही है वो कम से कम डैमेजेस की आ रही है। इसके साथ हमने ये कोशिश की कि जी जो कम्युनिटी है उसको किस हद तक इन्वॉल्व किया जा सकता है, उस तरीके से हमने किया। और जो हमारा फर्स्ट अगेन एक बहुत बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस वक्त भरपूर तरीके से जो है ना हमने उनको एक बहुत बड़ा स्टेप ये उठाया PDM में बलूचिस्तान ने कि जी प्री पोजीशनिंग ऑफ रिलीफ आइटम्स तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, जो मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हमने 300 हाउस होल्ड का पहले से प्री पोजीशनिंग जो है ना रिलीफ आइटम्स कर दिए हैं। इसी तरीके से अगर ऑन द बेसिस ऑफ, बिकॉज जब ये पूरा कंटीजेंसी प्लान बन रहा था, जो जितनी मशीनरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल है उनको ऑन रोड करना और उनको फंक्शनलाइज करना, ये भी PDMA ने जो है ना भरपूर कोऑर्डिनेशन के जरिए जो है वो DDMS के साथ किया है। PDMA ने भरपूर कोऑर्डिनेट किया है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। अमानुल्लाह रिंद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और जबकि हमारे नुमाइंदगान भी हमें मुख्तलिफ इलाकों से सूरत हाल बता रहे थे कि बारिशों के बाद क्या सूरत हाल है इलाकों की, तो गांव के गांव डूब चुके हैं, देहात खाली हो चुके हैं, गाड़ियां पानी में बह चुकी हैं। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई है जिसके हवाले से अलर्ट भी जारी किया गया था। तो आवाम को भी चाहिए, हमारे नाजरीन को भी चाहिए कि मौसम की सूरत हाल खासी ख़राब है, तो ऐसे में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अपना एहतियात करें। आगे बढ़ते हैं जी। सिंध
में मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल आज से शुरू हो रहा है। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सिंध में आगे बारिशें होंगी और बादल आज सिंध में दाखिल हो गए हैं। बारिशों का सिलसिला दादू से शुरू होकर कराची पहुंचेगा। सक्खर, उमरकोट, थर, पारकर, बदीन, सजावल, इसके साथ साथ मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह, शिकारपुर और जैकबाद में भी बादल बरसने का इम्कान है। जबकि दूसरी तरफ शहर कायद कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। तीसरी चीज़ ये है कि तेज़ी से फैलती हुई आबादी और पुरानी बोसीदा इमारतों के बोझ तले जो है कराची दब रहा है। लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया और खारादर में सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं जो किसी भी वक्त ज़मीन बोझ हो सकती हैं। और इससे कबल हम देख रहे थे कि लियारी में 2 ऐसे हादसा पेश आ चुके हैं इमारत गिरने के। और हालिया दिनों में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 51 इमारतों को इंतहाई मखदूश और रिहाइश के लिए नाकाबिले कबूल करार दिया था। तो इसी पर हम सूरत हाल जानेंगे सुहेल रब से, वो वहाँ मौजूद हैं। बताइएगा अब तक कितनी इमारतें हैं जिन्हें खस्ता हाल करार दे दिया गया है और नोटिस भी जारी किए गए हैं, और अगर नोटिस जारी किए गए हैं तो इन्हें खाली करवाया गया? लियारी खड्डा मार्केट के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों एक मखदूश इमारत की जो है वो 5वीं मंजिल की छत गिरी थी। और ये छत उस वक्त गिरी जब उस घर के जो मालिक है वो वहाँ तामीराती काम करा रहा था। और 5वीं मंजिल की जो छत गिरी वो 4थी मंजिल की छत पे गिरी, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन यहाँ पे जहाँ बहक भी हुई। अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में। मेरे कैमरामैन ताहिर दाद आपको दिखाएंगे कि ये वो इमारत है 5 मंजिला जिसमें कल ये हादसा पेश आया। और उसके बाद जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो हरकत में आई और अब इस बिल्डिंग को कल ही जो है वो सील कर दिया गया है। जो इलाका मकीन है, जो रिहायशी हैं इन मखदूश इमारतों के, उनको निकाला तो जा चुका है, लेकिन उनके लिए अब तक जो है रिहाइश का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं किया गया है। जी तो लियारी में एक और इमारत गिरी और इमारत गिरने के बाद जी इंतज़ामिया हरकत में आई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल हरकत में आई। और इससे पहले हम देख रहे हैं कि खासी खबरें आ रही हैं कि कितनी मखदूश इमारतें हैं कराची में। कुछ 600 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जिन्हें खस्ता हाल करार दिया गया है और इंतज़ामिया को बर वक्त कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई हादसा पेश आता है तो इंतज़ामिया मुतहरिक होती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अली राशिद साहब, कहिएगा, यकीनन आप भी इस खबर से वाकिफ़ हैं और पूरी दुनिया भी देख ही रही है कि लियारी में क्या हो रहा है, कितनी इमारतें हैं जो खस्ता हाल हैं और इन्हें नोटिस भी जारी किए गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया कोई खास मुतहरिक नजर नहीं आ रही है। एक के बाद एक हादसा होता है, जब हादसा रूनुमा हो जाता है फिर कहा जाता है जी इमारत को खाली करवाएंगे, लेकिन वो खाली करवाने वाला भी प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा कराची वालों को। तो इंतज़ामिया क्या करेगी, कैसे इंसानी जिंदगियां बचाएगी? देखिए, बिल्कुल मैंने आपकी बात सुनी। इसमें अभी हमने 44 बिल्डिंग ऐसी हैं जो हम सील कर चुके हैं। 88 बिल्डिंग ऐसी हैं जो हमने इसमें डिमोलिश करने का कार्रवाई स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो हादसा पहले हुआ था उसमें हमने सारी बिल्डिंग आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था, लोगों से विकेट करवाना शुरू कर दिया था। और जैसे ही आप देखेंगे ये भी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल उसके बराबर वाली थी, ये भी हमने विकेट करवाई दी थी। सर, आप सारी चीजें पास्ट में बोल रहे हैं, था प्रेजेंट नहीं है कुछ? नहीं, मैं आपको अगर प्रेजेंट में बताऊं ये हम करने वाले हैं, था भी जरूरी होता है ना कि हमने क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या मरहले हमने ऑलरेडी अबूर कर चुके हैं। आई होप कि उसके असरात नजर आएं। जी बिल्कुल उसकी नजर आएंगे। और मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि हमने उसके बाद जो सानिया हुआ था उसके बाद हमने क्या क्या एक्शन लिया और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको विकेट करा दिया गया है। कुछ ऐसी भी हैं जिनको हम डिमोलिश कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन का भी हमने काम शुरू कर दिया है कि जो लोग बेघर होंगे इस अमल से उनके क्या इंतजामात या उनको क्या हम अपने एंड से उनको क्या सहूलत दे सके, वो सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन अली साहब ये भी हुआ था कि जो इमारत पहले गिरी थी बगदादी में, लियारी में, वहाँ ये सूरत हाल हुई कि लोगों के पास ऑल्टरनेट जगह नहीं थी, दोबारा उस खस्ता हाल में लोग आकर बस गए। ये तस्दीक के साथ खबरें हम तक पहुंची हैं। तो अगर लोगों के लिए ऑल्टरनेट जगह ही नहीं है तो फिर कैसे इंतजामात, ये इमारतें कैसे खाली करवाई जाएंगी? देखिए, अब हर बिल्डिंग जो है वो डिफरेंट है, यूनिक है, उसका केस डिफरेंट है। बगदादी में जो बिल्डिंग पहले गिरी थी उनको हम 3 नोटिस दे चुके थे। यहाँ तक कि उनके बिल्डर जो हैं उनके राब्ते में थे मकीनों के और उनको 6 लाख रुपए की ऑफर भी की थी कि आप
फिलहाल जाके कहीं और ले लें जब तक हम बिल्डिंग पे मरम्मत का काम करते हैं। मगर बहरहाल उन्होंने सीरियसली नहीं लिया और एक सानिया हुआ जिसकी वजह से हर किसी को जाहिर सी बात है इस पे अफसोस भी हुआ। मगर अब उसको देखते हुए देखें, हम बड़ी एक सेंसिटिव सिचुएशन है। अगर हम वो खाली नहीं करवाएं बिल्डिंगें तो फिर उसमें कोई सानिया हो जाए तो जिम्मेदार कौन? हुकूमत। अगर हम जबरदस्ती लोगों से बाहर निकालें और उनसे कहें कि देखें ये बिल्डिंग खस्ता हाल है, कभी भी गिर सकती है, आप प्लीज इसको विकेट करें, तो फिर सिंध हुकूमत जो है लोगों को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल रही है। तो ये इट्स नॉट एज सिंपल। मैं ओवर सिंप्लीफाई करके तो आपको बता सकता हूँ कि जिसमें ये काम हो रहा है, बहुत इसमें टेक्निकल इश्यूज भी हैं जो हमने सब बहुत ही महारत से एड्रेस किए हैं। और आने वाले वक्त में आप देखें आर सक्सेसेस, वो कहते हैं ना फेलियर्स आर नॉट, आर सक्सेसेस आर नॉट। एक जब बिल्डिंग गिरती है तो उसमें जितने भी चीजें हैं, मीडिया हो गया, वो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। मगर वो बिल्डिंगें जो अगर वो विकेट नहीं टाइमली हमने किए होती या उनको नोटिस दे के ऑलरेडी, इसलिए कि 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर है कराची, और वहां हमने जो चीजें हाईलाइट की होंगी इसलिए कि वो एक मीडिया की सही सर, आपका मौक़िफ़ आ गया जी। इंतजामिया यहाँ काम कर रही है और जो इमारतें खाली करवाने की कोशिश की जा रही है। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ऐसे में जो हम देख रहे हैं कि मौसम भी खासा ख़राब है और बारिशें भी ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे में खस्ता हाल इमारतें हैं जो कि गिरने का खदशा ज़्यादा है। तो इंतज़ामिया को चाहिए जल्द से जल्द मुतहरिक हों और जितनी भी ऐसी खस्ता हाल इमारतें उन्हें जल्द से जल्द खाली करवाया जाए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। अब कुछ बात करते हैं जी पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों की। गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान में मानसून बारिशों का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ़ज़ा में नमी का तनासुब बढ़ चुका है जो शदीद बारिशों का बाइस बन रहा है। 2022 में भी पाकिस्तान को गैर मामूली मानसून बारिशों का सामना करना पड़ा था। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में मामूल से 80% जायद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। कश्मीर में 22, बलूचिस्तान में 142 और गिलगित बल्तिस्तान में 55% जायद बारिशें हो चुकी हैं। और आने वाले वक्तों में मौसम कैसा रहेगा, क्या क्या मौसमियाती तब्दीलियां होंगी, इस पर बात करेंगे। माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, जिस तरह से बारिशें हो रही हैं और मुसलसल बारिशें हो रही हैं, मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है जिसकी तबाहकारियां भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आप कैसा मौसम देख रही हैं, क्या क्या मौसमियाती तब्दीलियाँ होंगी, क्या क्या खदशात हैं और उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी ये सवाल क्या करना चाहिए इट सेल्फ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आई ट्राई टू समराइज। जो मौसमियाती तब्दीलियाँ या क्लाइमेट चेंज जिसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में हर साल हीट वेव्स आपकी आती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो टॉप मोस्ट कंट्री है जब वल्नरेबिलिटी की बात आती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, टेक्निकल कैपेसिटी की कमी है और सबसे ज़्यादा फंडिंग की कमी है। तो आप देखें कि हीट वेव्स आपकी बहुत इंटेंस और प्रोलॉन्ग हो रही हैं और आगे भी यही होगा। आपका जो बहार का मौसम है वो ना होने के बराबर जो है वो इस साल भी आपने देखा कि नहीं था, आगे भी ऐसे ही होगा। एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जैसे यालाबारी, थंडरस्टॉर्म, आपके जो क्लाउड बर्स्ट जैसे फिनोमेना, ग्लेशियर मेल्टिंग, ये होंगे। फ्लडिंग आपकी मोर इंटेंस होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा आप देखें कि ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो बहुत तेज़ी से होगी। तो फिर इसके जो इम्पैक्ट हैं मेजर क्लाइमेट चेंज, इसके ड्राउट सिचुएशन आपकी मजीद एक्सरबेट होगी सिंध साइड पे। सी लेवल राइज आपका कराची की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहा है और आगे मजीद बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो हालात जो है वो मज़ीद आप देखें कि जो आपके शहर हैं ख़ास तौर पर वो अनलिवेबल होते जाएंगे, उनकी रेजिलियंस उस तरह से नहीं है, रेजिलियंस उनकी कम होती जा रही है। तो इंटेंस और एक्सट्रीम किस्म के क्लाइमेट इवेंट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब क्या करने की ज़रूरत है, जो आपका सवाल था, ये कॉम्बिनेशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स और इंडिविजुअल लेवल जो एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं। मल्टी लेयर किस्म के चीज़ें जो हम कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट को सबसे पहले जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके गोल्स बिल्कुल भी अलाइन नहीं है। क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री एक अलग डायरेक्शन में जा रही होती है, पेट्रोलियम उसके अगेंस्ट जा रही होती है, एनर्जी कहीं और जा रही होती है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप देखें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्रॉस सेक्टोरल है, आपके फूड के ऊपर है, हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आपकी पेट्रोलियम, एनर्जी, हर प्लानिंग डिपार्टमेंट, हर एक से रिलेटेड आपकी जो है वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले इन मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपने मैनिफेस्टोज़ में, अपने गोल्स और टारगेट्स में। जो भी नई गवर्नमेंट आती है हमेशा से वो करती है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। आप देखिए कि इतने सालों से हमारे पास सैलाब आ रहे हैं, इतने सालों से हमारे पास हीट वेव्स आ रही हैं,
लेकिन हमें अभी हम प्रोएक्टिव मेजर्स करते हैं। लेकिन मरियम साहिबा, नहीं कॉन्फ्रेंसेस करते हैं बहुत reactive। होती हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी बहुत होती हैं, जहां इस हवाले से बात तो की जाती है कि मौसमियाती तब्दीलियों पर हमें जी कोई काम करने की जरूरत है, लेकिन खातिर खा कोई काम होता नजर नहीं आता है, जैसे कि आप भी बता रही हैं। क्या ये सूरत हाल रहेगी कि गर्मी होगी तो बहुत ही गर्मी होगी, और अगर बारिश होंगी तो शदीद बारिश होंगी, कोई मामूल पर मौसम नहीं रहेगा, ये सूरत हाल ही रहेगी? जी बिल्कुल, आप जैसा ये ट्रेंड्स ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि वर्ष हुए हैं पिछले 10 सालों में, ऐसा ही फ्यूचर में ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो दुनिया एमिशन ग्लोबल वार्मिंग की कर रही है, जो ग्रीन हाउस गैसिंग की कर रही है, उसके जो रिडक्शंस हैं वो आपको नीचे होते हुए नजर नहीं आ रहे, और बिजनेस एज यूजुअल जारी ही रहेगा। खासतौर पर अमेरिका को देखें तो पेरिस एग्रीमेंट से बाहर निकल के हैं, तो उन्होंने जो बिग ब्यूटीफुल बिल अनाउंस किया उसमें बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो फॉसिल फ्यूल पर काम करते हैं। चाइना आपका फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इंडिया इस्तेमाल करता है, तो आपके 7-8 जो मेजर दुनिया के मुल्क हैं जो बड़े बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी एमिशंस जो है वो करते हैं। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में सिचुएशन वर्स ये होती है कि हम सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लेम नहीं कर सकते। हम जो रिस्पॉन्स है डिजास्टर को किस तरह से देखते हैं वो हमारा बहुत ही ख़राब है, और हमने कई सालों से इससे कुछ भी नहीं सीखा है। आप देखें 2022 के फ्लड्स थे, 2010, 12, 15, 23 में भी इवन फ्लडिंग थी, तो हम इससे सीख नहीं रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो रिएक्टिव मेजर्स करते हैं, यानी कि सैलाब आ गया तो अब हम क्या करें। सैलाब से पहले आपके पास रिसर्च है, आपके पास डेटा है, आपको पता होता है, आपके इदारे आपको बताते हैं, रिसर्चर्स बताते हैं, यूनिवर्सिटीज बताती हैं कि सैलाब आएगा, इंटरनेशनल रिसर्चर्स होती हैं, पता होता है हीट वेव्स आएंगी, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशंस उसे लेकर कुछ बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं फरमाया preparedness मरियम का साहिबा आपने कि यहाँ पर इदारे तभी मुतहरिक होते हैं जब कोई सिचुएशन हो जाती है, कोई हादसा रूनुमा हो जाता है, जब कोई वाकया दरपेश हो जाता है तो इंतजाम होती है। हालांकि सैलाब से पहले, बारिशों से पहले काम करने की ज़रूरत है, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली हम कॉन्फ्रेंसेस तो करते हैं, बात तो करते हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, लेकिन प्लान ऑफ एक्शन हुकूमत के पास नहीं है, जबकि दीगर तरक्याती ममालिक जो हैं वो इस पर काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल जूं की तूं है, और आई होप कि इस पर काम हो, मौसमियाती तब्दीलियों पर काम हो, क्योंकि आने वाले वक्तों में काफ़ी खतरात इस पर दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम में फ़िलहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की अहम खबर है। सेनेट इंतखाबात के करीब आते ही टिकटों की तकसीम पर पीटीआई के अंदर दरारें मज़ीद गहरी हो गई हैं। कारकुन सरापा एहतजाज हैं, तंजीमी ओहदेदार खुलकर बोल रहे हैं और पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग जैसे संगीन इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। जबकि पेशावर में तहरीक इंसाफ के ज़लई और तंजीमी ओहदेदारों ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की है, जिसमें न सिर्फ सेनेट टिकटों की बंदर बांट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, बल्कि इसके साथ साथ पार्टी क़यादत पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि कारकुनों को नजरअंदाज करके एटीएम्स यानी सरमायादारों को नवाजा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन से। जी यासिर, बताएगा ये अंदरूनी इख्तलाफात क्या हैं? अभी तो इन्होंने एहतजाज करना है, धरना देना है, अभी तो क़यादत के मसले चल रहे थे कि कौन इस एहतजाज की क़यादत करेगा, और अब अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं टिकटों के हवाले से। देखिए, ये इख्तलाफात जो है ना 26 नवंबर के बाद से पैदा होना शुरू हुए हैं और वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ही थे कि वो जब वो सितंबर में, अक्टूबर में जब वो धरने थे और ख़ासकर 26 नवंबर में जब वो वापस दोबारा आ गए, तो उसके बाद स्पेशली पेशावर के कारकुनान जो थे वो बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ भी थे। यही वजह है कि अब जो गुज़िश्ता दिनों बैरिस्टर सैफ भी बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए गए और उसके बाद जो इल्ज़ाम लगा कि लिस्टों में तब्दीली कर दी गई है, इसमें इरफान सलीम का नाम इसलिए सर फहरिस्त रखा गया है कि इरफान सलीम को गुज़िश्ता साल ही कह दिया गया था कि वो सेनेट के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उनके जो बैच के दोस्त हैं, मतलब कामरान बंगश, तैमूर जगड़ा या सुहेल आफरीदी, मीना खान आफरीदी, जो कि इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं तैमूर जगड़ा के अलावा, वो इस वक्त काबीना में हैं। तो इरफान सलीम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ओहदे पर फाइज रहे, वो थे टाउन मेंबर की हैसियत से 2015 से 2019 तक। अब यकीनन इन्होंने भी यही सोचा था कि 2018 में तो उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कामरान बंगश को दे दिया था इनके दोस्तों में से, लेकिन इरफान सलीम को नहीं दिया गया। तो पेशावर की आवाज को उजागर करने के लिए इरफान सलीम के साथ वादा किया गया कि 2024 में भी अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आपको सेनेट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यही वजह है कि कारकुनान जो है जिला पेशावर और अंदरून शहर के जो खासकर कारकुनान हैं, उनकी यही उम्मीद थी कि इरफान सलीम को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अचानक से नामों में तब्दीली कर दी गई। इसमें मिर्जा अफरीदी का नाम सामने आ गया, इसी तरह नूरुल हक कादरी का आ गया। अब देखिए नूरुल हक कादरी के हवाले से क्यों नहीं आवाज उठाई जा रही, उनके बेटे भी तो अदनान कादरी कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन वो उनके हवाले से कहा जाता है कि बानी तहरीक इंसाफ ने कहा है
लेकिन इरफान सलीम एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। शायद यही उनका गुनाह है कि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं, इसीलिए उनको इतना लाइट लिया जा रहा है। लेकिन अब पेशावर के जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो खड़े हो गए इरफान सलीम के साथ और वो किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। देखिए, हम अभी भी बात कर रहे हैं इरफान सलीम की, हम आयशा बानो की बात नहीं कर रहे, हालांकि वो भी इरफान सलीम के साथ खड़ी हैं। इसी तरह खुर्रम ज़ीशान की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें पार्टी की आला क़यादत कह देगी तो हम दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन इरफान सलीम नहीं दस्तबरदार होंगे। अच्छा यासिर, जैसे कि तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी नज़रिया था वो तो कुर्बानी देने वाले कारकुन ही थे, तो अब वो नज़रिया बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसकी मुशावरत से हो रहा है? बानी पीटीआई को एतमाद में लेकर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, अब बैरिस्टर साहब जो हैं केपीके हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, यकीनन पीटीआई का हिस्सा ही हैं, तो हम तो उन्हीं की बात को ऑन करेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है या ये नाम फाइनल किए गए हैं जो कि इस वक्त मार्केट में हैं। मुराद सईद हैं, फैसल जावेद हैं, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम स्वाति और रुबीना नास। अब उन्होंने जो अंदर से बाहर आए तो उन्होंने नामों में तब्दीली बता दी, उसमें इरफान सलीम का नाम जो था वो माइनस कर दिया गया, जिसके बाद पेशावर के कारकुन जो हैं सरापा एहतजाज हो गए। उन्होंने इनडायरेक्टली सीएम को पैगामात भी भेजे, लेकिन सीएम जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए, रात को पार्लिमानी पार्टी का इजलास था सीएम हाउस में, और उसके बाद जो है अपोजिशन जो अरकान थे, जिनमें मौलाना फजल रहमान के भाई अताउर रहमान और वो भी मौजूद थे, इसी तरह अमीर मकाम के जो भाई हैं अपोजिशन लीडर केपीके असेंबली हैं डॉक्टर इबादुल्ला, वो भी मौजूद थे। इनमें आपस में जो है सीटों की जो जोड़ तोड़ थी वो मुकम्मल हो गई। यहां तक के वीडियो पैगामात जो कि तैयार बिल्कुल पड़े हुए हैं वो भी रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी दस्तबरदारी का इंतजार किया जा रहा है कि ये तीनों अरकान जो हैं दस्तबरदार हों, और ये मुश्तरका तौर पर जो रात को वीडियो रिकॉर्ड की गई है कि सेनेट के इंतखाबात नहीं होने जा रहे और बिला मुकाबला तो पार्टी में ही इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे कि आपस में ही जो कारकुनान हैं वो बगावत पर उतर आए हैं, और अभी तो तहरीक चलानी थी इन्होंने, क़यादत के मसाइल चल रहे थे कि कौन जी इक़्तिदार संभालेगा और कौन उस तहरीक को लेकर चलेगा, और उसके साथ साथ अब सेनेट के इंतखाबात से पहले पीटीआई जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार नज़र आ रही है। आगे बढ़ती हैं जी। सिहोनी इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के शाम और गज़ा पर हमले एक बार फिर मशरिक़ वस्ता को आग में झोंकने की कोशिश में हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिहोनी इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के शाम और गज़ा पर हमले एक बार फिर मशरिक़ वस्ता को आग में झोंकने की कोशिश है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया के हमलों में मज़ीद 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और इसराइली फ़ौज ने मुसलमानों की मसाजिद के अलावा गिरजा घरों को भी नहीं छोड़ा है। इसराइल सिक्योरिटी फोर्सेस के गिरजा घरों पर हमले भी हो रहे हैं, और जिसकी जद में आकर 2 अफराद हलाक भी हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर नाइला चौहान साहिबा। बहुत शुक्रिया नाइला साहिबा आपके वक्त का। कहिएगा, हम कब से सुन रहे हैं जंग बंदी होगी गज़ा में, और डोनाल्ड ट्रंप जो है दावे वादे कर रहे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं शाम पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। तो आप समझती हैं कि मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर है? देखिए, जंग तो दहाने पे तो नहीं, जंग तो जंग के अंदर है। सही। और ये जो सीज फायर है, ये भी कोई सीज फायर तो नहीं था, ये निगोशिएशन हो रही थी दोहा में जो फेल हो गई। इजराइल की कोई नीयत नहीं है जंग बंदी की, क्योंकि वो एक उनका मंसूबा है जिसे वो कहते हैं मीगा, मेक इजराइल ग्रेट अगेन, और वो बड़ा इजराइल बनाना चाह रहे हैं। तो उसको बड़ा बनाने के लिए आप देखिए, लेबनान पे भी हमले फिर से शुरू हो गए हैं, सीरिया पे भी शुरू हो गए हैं, गजा को वो बिल्कुल तबाह कर चुके हुए हैं, वेस्ट बैंक के ऊपर भी कब्जा करने को तैयार है। तो ये इनका जो प्रोग्राम है, ये तो वो सारे इलाके जो हजरत इब्राहिम के ज़माने से थे, वो उन सब को इजराइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो अब एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड्स भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है ये तबाहकारी भी हो रही है। मुझे नहीं लगता इजराइल रुकेगा। मेरा तो ख्याल है सीरिया को जब तक वो अपने हिस्सा ना बना ले,
इजिप्ट की तबाही ना करें। नाइला अभी साहबा, इजिप्ट की जैसे भी कि आप बारी कह रही हैं कि आएगी। इसराइल नहीं रुकेगा और डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि वो तो कह रहे थे वो जंगों के हामी नहीं है और जंगें ख़त्म करवाएंगे और अपने आप को बहुत ही अमन पसंद वो समझते हैं, लेकिन उस तरह से उनके भी दावे नज़र तो नहीं आ रहे हैं सच होते हुए। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मसाजिद पर हमला हो रहा है, गिरजाघरों पर हमला हो रहा है, तो मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है? मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों नहीं आगे आती और बेदार जो अपनी नींद से हो रही हैं नहीं हो पाती? क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इनको रोका जा सके इसराइल को? देखिए, इसमें दो सवाल हैं। एक तो ये कि फलस्तीन में सारे मुसलमान नहीं है, आपको भी पता है, ये 3 मज़ाहिब का गहवारा था जेरूसलम। इसमें ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं और यहूदी भी हैं। इस वक्त जो है वो ईसाइयों पे भी हमला हो रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पे हो रहा है। लेकिन इन 2 दिनों में ही, गुज़श्ता 2 दिनों में बगोटा में, वेनेजुएला में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसे वो कह रहे हैं कि हेग कॉन्फ्रेंस। वो जितने भी ममालिक, आई थिंक अबाउट 24 ममालिक हैं जो वहां मिल रहे हैं और वो ये फैसला कर रहे हैं कि इजराइल की ये जो जुल्म है इसको किस तरह से रोका जाए। तो देखें अब वो किस तरह आगे बढ़ते हैं। सही। तो ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और बार बार नोटिस में भी लाया जा रहा है, इमदाद नहीं पहुंच पा रही है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तो आलमी दुनिया भी खामोश है। आपको नहीं लगता कि अब बस हो जानी चाहिए, क्योंकि जितनी जंगें हो चुकी हैं, जितना गज़ा जो है 70% इलाका जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है, और क्या मकासद हैं इसराइल के जो हासिल होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुन रहा है? देखिए, मकासद तो जब तक इनको हासिल नहीं होंगे रुकेंगे नहीं। और मकासद जैसे मैंने अर्ज किया, ये एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी इन्होंने अपने साथ कर लिया हुआ है कि वहां पे वो ट्रंप टावर बनेगा गजा में, जो बहुत बड़ा मॉल होगा और यहाँ पे जो है टूरिस्ट रिजॉर्ट होगा। तो ये तो तबाहकारी कर रहे हैं एक मुख्तलिफ नजरिए से। लेकिन अभी जो ये हेग ग्रुप की मीटिंग हो रही है वेनेजुएला में, बगोटा में, ये बहुत अहम है, इसका भी पाकिस्तान हिस्सा है। और अब वो कह रहे हैं कि अगर, क्योंकि हेग को क्यों उन्होंने किया, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार दे दिया हुआ है और उनकी जो अब जो भी उन्होंने किया वो जेनोसाइड कन्वेंशन के मुताबिक एक जेनोसाइड हो रहा है वहां पे। आप देखिए कि इजरायली अब सोल्जर्स कुछ गए हुए थे छुट्टियों में ब्राजील, तो उनको वहां पे उन्होंने उनकी शक्लें पहचान ली, क्योंकि ये जब जुल्म करते हैं तो अपने वीडियोस बना के बड़ी खुशी से दिखाते हैं। तो उसकी शक्ल पहचानी गई, तो उन्होंने उनको उसी वक्त जेल कर लिया कि तुम वॉर क्रिमिनल हो। अब जहां जहां ये नजर आएंगे इनको पकड़ा जाना चाहिए। अगर आप इजराइल पे हल्ला नहीं भी बोलते, जहां जहां ये जालिम नजर आते हैं, क्योंकि इजराइल को रोकने की जरूरत है। इन मजालिम पर जो आलमी दुनिया खामोश तमाशाई बनी है, लेने की जरूरत है। बच्चे बिलक रहे हैं भूख से और कोई खातिर खा इस हवाले से नोटिस नहीं लिया जा रहा, और डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं और जंग जो है आर्जी तौर पर अभी जंग बंदी नजर आ रही है। आने वाले प्रोग्राम्स में भी इस पर बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।